अब जी हमारा अगला टॉपिक जो है वो आइडियलिज्म का है। आइडियलिज्म क्या कहता है? इसमें जो उन्होंने मेन द आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट रिवाइव्ड द ट्रेडिशनल ग्रीक आइडिया एंड रिगार्डेड इट एज एन एंड इन इटसेल्फ के हमेशा याद रखिएगा जब भी हम ये फंक्शंस ऑफ स्टेट को हम पढ़ रहे होंगे तो इसमें असल में जो स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, इनमें दो किस्म की चीज़ आपको नजर आएगी। एक स्कूल ऑफ थॉट होगा जो स्टेट सेंट्रिक होगा। स्टेट सेंट्रिक से मेरी मुराद यहाँ पे है जो सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट या स्टेट की जो है डोमिनेंस उसकी बात करता होगा। ऑन दी अदर हैंड एक और जो स्कूल ऑफ थॉट्स आएंगे जिसमें इंडिविजुअलिज्म वगैरह आपको नजर आएगा, और वो जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो इंडिविजुअल सेंट्रिक है। असल में टसल जो है वो है कि उसको ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, इंडिविजुअल को या स्टेट को। हमारी कल भी जो आपको याद होगा हम जब वो प्लूरलिस्ट का कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा था सॉवरेनिटी के रिगार्ड के अंदर, तो वो प्लूरलिस्ट भी यही चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉवरन हों स्टेट के अंदर, ताकि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है वो ज़्यादा पावर जो है वो एक्यूमुलेट ना कर सके। इसीलिए वो जो भी हैं, क्या नाम है, जो जो कंपैरिजन है या कह लीजिए जो फंक्शन ऑफ स्टेट है कि जितने कम से कम फंक्शन ऑफ स्टेट होंगे उतना कम से कम स्टेट का करैक्टर होगा, और जितने ज़्यादा हम स्टेट फंक्शन स्टेट को अता करते जाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी इंटरफेरेंस जो है हमारी लाइफ के अंदर वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, जिस तरह हुई यहाँ पे बात कि उसने एंड इन सेल्फ का कि एक टोटलिटेरियन कॉन्सेप्ट है। टोटलिटेरियनिज्म होता क्या है? वही सिंपल वर्ड्स में टोटलिटेरियनिज्म से मुराद है कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रलाइज्ड एंड डिक्टेटोरियल एंड रिक्वायर्स कंप्लीट सब्सर्वियंस टू द स्टेट। ठीक है, वो हर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ को करती है, क्या नाम है, कवर करती है, और वो उसकी जो है आप अतात जो है वो हर हाल में मांगती है। ठीक है, ये तो वैसे आज की स्टेट भी है, लेकिन मतलब वो उसका कंट्रोल उस तरह नहीं है आपके पास फंडामेंटल राइट्स के अंदर पर्सनल फ्रीडम और लिबर्टी एग्जिस्ट करती है बढ़िया तक। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी बात ये है कि आपने ये भी जो जो आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो इस टोटलिटेरियन रियासत की बात करता है, स्टेट की बात करता है। इसमें हीगल की बात हुई है। हीगल जो है वो एक जर्मन फिलोसोफर था, और उसने बड़ा काम किया। हम उसकी एक भी थोड़ी सी आगे जब इसमें जिक्र जहाँ जहाँ पे आएगा मैं आपको उसकी थ्योरी भी थोड़ी एक्सप्लेन करता जाऊंगा। उसकी थ्योरी का, उसकी फिलोसफी का बड़ा असर था कार्ल मार्क्स के ऊपर। कार्ल मार्क्स का व्यू उससे टोटली ऑपोजिट है, लेकिन मतलब मार्क्स खुद कहा करता था कि हीगल की जो थ्योरी है वो सर के बल खड़ी थी, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। लेकिन उसने बड़ी जो टर्म्स हैं, बड़े ही जो आइडियाज हैं मार्क्स ने, उसने हीगल ही के फिलॉसफी से मुस्तार लिए और फिर उनको अपने फिलॉसफी को बिल्ड करने में उनसे मदद ली। अच्छा जी, Hegel, one of the most exponents of this point of view, underestimated the role of individual in society and regarded individual wisdom as most untrustworthy। ठीक है, जिसमें मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि असल फ्रिक्शन जो है, असल जो डिबेट है वो ये है कि जो इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट, कि स्टेट को ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए या इंडिविजुअल को ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। ठीक है, पावर्स ज़्यादा किसके पास होनी चाहिए। तो ये जो आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट है जिसमें वो हीगल की मिसाल दे रहे हैं, और वहाँ पे ये एक स्टेट सेंट्रिक, कह लीजिए जो आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट है एक स्टेट सेंट्रिक कॉन्सेप्ट है। The presence of an entity was therefore considered indispensable which could safeguard the rights and interests of all. Hegel postulates से मुराद suggest करना होता है। Hegel suggests that this supreme position is held by the state। ठीक है, क्योंकि स्टेट को यहाँ पे एक बिगर बॉडी है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास ह्यूमन रिसोर्स है, सारा कुछ है कि वो ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल जो है या जो ग्रेटर बेनिफिट ऑफ द पीपल है, वेलफेयर ऑफ द पीपल है, उसको एस्टेब्लिश कर सके। हीगल होगी ये वाली बात। हेंस इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द हाईएस्ट विजडम, क्योंकि हाईएस्ट विजडम से मुराद ये कि कलेक्टिव विजडम है। कि देखिए डेमोक्रेसी का भी तो बेटा यही कॉन्सेप्ट है ना, कि आप डेमोक्रेसी में भी यही देखते हैं कि कलेक्टिविज्म है डेमोक्रेसी के अंदर। ये एक और उसकी साइड है कि मेजोरिटेरियन रूल है, तो जब मैक्सिमम लोगों को का इनपुट लिया जाता है तो एक अच्छी विजडम बन जाती है। ठीक है जी। ऑन दी अदर हैंड जब एक इंडिविजुअल की आप थॉट में लेते हैं तो उसकी थॉट जो है वो फॉल्टी होने का भी उसके अंदर चांस होता है। Hence,
प्रोजेक्टिंग एंड मैक्सिमाइजिंग द रोल ऑफ द स्टेट। ठीक है, नेचुरली जब आपने कलेक्टिव एक रोल की बात कर ली तो इंडिविजुअल वहीं पे खत्म हो, उसका रोल तो मिनिमाइज हो गया ना, बल्कि ना होने के बराबर हो गया, और स्टेट का रोल जो है वो बढ़ गया, क्योंकि इट इज थ्रू द प्लेटफॉर्म्स ऑफ द स्टेट दैट द पीपल कम टुगेदर और वो भी अपना काम करते हैं। हैज राइट्स has rights even against the individuals and cannot accept limitations on its authority. Hegel upheld a totalitarian view regarding the nature of state। ठीक है, एक और बात जो है इम्पोर्टेंट वो ये है कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बेसिक बुनियादी हकूक हैं, वो भी जो है वो एक तरह के फिक्स्ड नहीं है आपकी जो आइडियलिस्ट स्टेट है उसके अंदर, क्योंकि वो ये बात करते हैं कि जब भी स्टेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द इंडिविजुअल, तो जब अगर स्टेट को ये नेसेसरी है कि स्टेट आपके जो बुनियादी हकूक हैं उनको मुअत्तल कर दे या ख़त्म कर दे इन दी ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप सबने अगर इब्तिदा की है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपको इमरजेंसी का क्लॉज मिलता है उसके अंदर। वो यही होता है कि वो जिसना वो एक मुहावरा भी है कि एक्सट्रीम टाइम्स कॉल्ड फॉर डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। तो ऐसी जब सिचुएशन हो कि जब इमरजेंसी हो और ये पॉसिबल ना हो स्टेट के लिए कि वो आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स डिलीवर कर सके और उसको उनको अंडरमाइन करके इन द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल एंड द स्टेट कोई एक्शन लेना पड़े, तो इमरजेंसी का लिफाज कर देती है। हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये क्लॉज मौजूद होती है। तो यहाँ पे भी ये बात की है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं जो इंडिविजुअल के हैं वो उसको वो इतने जरूरी नहीं है कि आप जिसके बुनियाद के स्टेट की जो पावर्स हैं उसको लिमिट कर सकें। ठीक है जी। फिर दूसरी बात, अ फैसिस्ट स्टेट वाज प्रेजेंटेड एज अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी हैविंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक एंड पावर्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर individuals and their groups. Hegel remarked that the right exists within the state and not outside the against the state। ठीक है जी। यहाँ पे फाशिस्ट स्टेट की मिसाल दी गई, क्योंकि जो फाशिज्म था वो भी एक टोटलिटेरियन, नाजिज्म और फाशिज्म ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है बेटा आप टाइम एंड अगेन सुनते होंगे। फाशिज्म जो है बेटा वो इटली के अंदर उसकी इब्तिदा हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, 1922 में शुरू हुआ था ये। बेनितो मुसोलिनी जो था उसका ये कॉन्सेप्ट था और उनका बेसिक ख्वाहिश ये थी कि जो इटालियन रोमन एम्पायर थे, क्योंकि वहाँ पे वो सीट थी रोम जो था, तो वो रोमन एम्पायर की जो जाहो जलाल है उसको दोबारा रीइंस्टेट किया जाए। उनका ये मानना था कि हम पूरी दुनिया से बेहतर हैं। और एक जो नाजिज्म है जिसमें आप सबको पता है हिटलर ने उसकी दाव पेल डाली 1933 के अंदर, उसकी हुकूमत आ गई और उसके अंदर उन्होंने क्या नाम है जर्मनी के अंदर ये नाजिज्म की परवानगी, उनका भी ये मानना था कि हम आर्यन रेस हैं, तो उन्होंने इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश कंट्रोल एवरीथिंग, क्योंकि जब ऐसी कोई रेवोल्यूशन या ऐसे कुछ चेंज आते तो वो नेचुरली रेजिस्टेंस जो होती है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, या ऐसा कोई बंदा जो एंटी रेवोल्यूशन के लिए या एंटी पार्टी होता है या एंटी आइडियोलॉजी होता है उसको ख़त्म कर दिया। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि वो इटली हो या जर्मनी हो, उस एरा के अंदर वहाँ पे बहुत से लोगों को कत्ल किया गया जो एक एंटी बिलीफ रखते थे। तो एक ये बात होगी, हमने जिस पहली बात की कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो समहाउ एग्जिस्ट नहीं करते, और दूसरी बात है कि समहाउ वो राइट्स एग्जिस्ट करते भी हों तो उसकी में कोई कंटिन्यूटी नहीं है। स्टेट कम्स फर्स्ट, अगर स्टेट को जरूरत महसूस होगी तो वो उनको उन्हीं राइट्स को बंद भी खत्म भी कर देगी। A good and virtuous life they upheld is possible only in the state, and for this end individuals should subordinate their interest to the national interest। ठीक है जी। पर्सनल इंटरेस्ट comes behind the national interest, national interest is above everything, और जो कौमी मुफाद है उसी के लिए सबको काम करना है, पर्सनल गेन्स के लिए काम नहीं करना। ये इंडिविजुअल रियासत जो है उसकी एक है ख्वाहिश है और इसी को एस्टैब्लिश करना की कोशिश करता है। फिर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिक आइडियलिज्म ऑफ हीगल वाज हाउएवर नॉट बेस्ड ऑन द मेयर इमोशंस। He rather portrayed his concept regarding the philosophy of history in a very scientific and logical manner। ये बड़ा ही एक खूबसूरत इसका आइडिया है डायलेक्टिज्म का, और ये आपको भी समझना चाहिए क्योंकि ये मार्क्स ने भी इसी डायलेक्टिज्म को इस्तेमाल किया। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये जो है कॉन्सेप्ट, इसका जो आइडियल डायलेक्टिज्म है या डायलेक्टिज्म ऑफ आइडियाज है, तो ये है कि इसने हिस्ट्री की प्रोग्रेशन को ऐसे डिफाइन किया है। हीगल का ये मानना है कि देखिए कोई भी आइडिया आता है ना उसको उसने थीसिस का नाम दिया है, और उस थीसिस का ना हमेशा कोई ना कोई एंटी थीसिस आता है, मतलब उस आइडिया का कोई ना कोई काउंटर आता है, और वो ये मानता है कि उन दोनों की अच्छी बातें मिला के ना एक सिंथेसिस बन जाता है जो एक नया आइडिया को जन्म देता है, और नेचुरली फिर उस आइडिया का एक और एंटी थीसिस आता है और फिर सिंथेसिस। तो कहते हैं ये प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमन आइडिया या ह्यूमन नॉलेज या ह्यूमन हिस्ट्री जो है ना वो इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रही है कि हमें कभी आइडिया आता था, फिर उसके
ऑपोजिशन के अंदर एक एंटी मतलब थीसिस आता था, एंटी थीसिस आता था, और फिर उसके बाद उन दोनों की अच्छी बातों को मिला के एक सिंथेसिस बनाया जाता था। फिर उस सिंथेसिस का जो था वो एक आइडिया बनता था, फिर उसको तो ये जो ह्यूमन नॉलेज है वो या हिस्ट्री है वो ऐसे प्रोग्रेस की है। इसी को कार्ल मार्क्स ने मटेरियल मींस के अंदर डिवाइड किया है कि उसने कहा था एक मींस ऑफ प्रोडक्शन आता था उसको काउंटर करते थे, और इस तरह ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो आगे से आगे बढ़ती गई। फॉर एग्जांपल एक टाइम पे फ्यूडल निज़ाम था, उस ज़माने के अंदर जो मींस ऑफ प्रोडक्शन था वो प्ले ज़मीन था। फिर उसके बाद जो अगला आया वो कैपिटलिज्म का दौर आ गया, उसके अंदर जो था कैपिटलिस्ट मटेरियल जो है वो मींस ऑफ प्रोडक्शन हो गया, जो कैपिटल है। तो इस तरह मींस ऑफ प्रोडक्शन उसने मटेरियल उसका जो है जो उसकी ट्रांसलेशन की डायलेक्टिज्म की। तो यहाँ पे जब हम हीगल का डायलेक्टिज्म की बात करते हैं या प्रोग्रेशन ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं, तो वो आइडिया के कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है कि थीसिस आता है, फिर उसका एंटी थीसिस आता है, उन दोनों की अच्छी बातें लेके एक सिंथेसिस बना दिया जाता है। तो वो स्टेट की जो है लॉजिकल प्रोग्रेशन, और ये भी हीगल का मानना है कि ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ग्रेटर आइडिया प्रिवेल नहीं करेगा। मार्क्स कहता है कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक कम्युनिज्म जो है, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट जो है वो एस्टैब्लिश हो जाए। दोनों में ये फर्क है मार्क्स और हीगल के डायलेक्टिज्म में। द बेसिक पर्पस ऑफ जर्मन आइडियलिज्म was to integrate individual activities and channelize these in the cause of the national interest and for the consolidation of the German Empire. अब ये भी हमेशा एक रहा है कि कुछ नेशनलिस्ट होते हैं, कुछ इंडिविजुअलिस्ट होते हैं, जो कौम परस्त होते हैं, वो ये चाहते हैं कि जी एक कलेक्टिव एफर्ट हो, क्योंकि देखिए अगर इंडिविजुअल एफर्ट्स होंगी उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा, कलेक्टिव एफर्ट्स का इम्पैक्ट कुछ और होता है। तो नेचुरली जब एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन होगी, सब लोग एक बिलीफ रखते होंगे। देखिए ना हमारे यहाँ भी आप सोचिए कि अगर हमारे यहाँ भी एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन आ जाए तो आपको किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आएगा। तो जब आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन आ जाता है तो यूनिफॉर्मिटी वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है ना जी। तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है, लड़ाई लोगों की आपसी लड़ाई खत्म हो जाती है, तो फिर वो अपनी तमाम एनर्जीज हैं वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट जो है उसके ऊपर वो लगा देते हैं। ठीक है जी। इंडेंजरिंग द लिबर्टीज ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है जी। इसका जो इस पर क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जी जो इंडिविजुअल लिबर्टी है, इंडिविजुअल फ्रीडम है, वो इसने अंडरमाइन किया। The idealists identified government with the state and maintain no modern democratic mind. Naturally क्योंकि जब आप totalitarianism ले आते हैं, जब आप क्या नाम है पर्सनल फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो विड्रॉ कर लेते हैं, इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसमें सिविलियन सुप्रीमेसी की बात है, इंडिविजुअल का राइट टू वोट जो मैटर करता है, जब आप उसको इंडिविजुअली को नहीं मैटर करते तो डेमोक्रेसी यहाँ पे पनप नहीं सकती। तो इसलिए ये वाला जो बिलीफ है ये एंटी डेमोक्रेटिक है। और फिर यूरोप ने, आपने जैसे मैंने आपसे पहले भी समझाया बताया आपको उस बात का फाशिज्म और नाजिज्म का, कि यूरोप ने इसको एक्सपीरियंस भी किया, तो नेचुरली इसकी यूटिलिटी जो है वो आपको उस तरह नजर नहीं आएगी। लेकिन समहाउ उसकी यूटिलिटी है। मैं एंड में जब इसको सम अप करूंगा तो आई विल एक्सप्लेन कि इन सब चीज़ों की क्या मतलब समहाउ यूटिलिटी है इनकी कोई ना कोई। Hegel's views relating to the international law and morality are not acceptable to modern civilized world naturally, क्योंकि जब आप स्टेट सेंट्रिक हो जाते हैं तो फिर जो एक हीगल जो है वो 1800s की बात करता है, 1700 और 1800 में, तब तक इंटरनेशनलिज्म उस तरह नहीं बढ़ा था, दुनिया अभी तक ग्लोबल विलेज नहीं बना था। तो ये आज की ज़रूरियात के हिसाब से आज के ज़माने के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा रिडेंडेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो आइसोलेशन के अंदर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। ठीक है। तो इस वजह से अगर मैं इसको दोबारा आपके लिए थोड़ा सा सम अप करना चाहूँ तो आइडियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडियलिज्म की अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टेट, वो ये है कि स्टेट जो है इट शुड बी एन होल इनकम्पासिंग या एक टोटलिटेरियन बॉडी होना चाहिए जो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कवर करे, और वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट देन द इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मैटर नहीं करते, स्टेट मैटर करती है। स्टेट इज़ एन एंड इन इटसेल्फ, वो एक गोल है जो अचीव हो गया हुआ है। तो वो एक तरह की, कह लीजिए इसको कि एक मुकद्दस और एक पवित्र गाय उसको बना देते हैं, एक होली काउ स्टेट को बना देते हैं, जिसकी वजह से स्टेट जो है वो सुपरसीड कर जाता है और दूसरी जो फिनोमेना हैं जिस तरह इंडिविजुअल राइट्स हैं, लिबर्टी और इन चीज़ों। ठीक है जी।